अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ सना खान। चंद अहम खबरों पर नज़र करते हैं, फिर मैं अपने मेहमान जो स्टूडियो से मौजूद हैं उनसे आपका तारुफ करवाती हूँ। ईरान पर इसराइली और अमेरिकी हमले, ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है, इस पर डिस्कशन करेंगे हमारे सीनियर तजिया निगार और अपने जो मेहमान हैं उनके साथ। इसके अलावा जी देखेंगे क्या होता है ट्रंप का ईरान के नए सुप्रीम लीडर की नामजदगी पर तबसरे से गुरेज। अज़रबैजान पर ड्रोन हमले में ईरान मुलव्वस नहीं, वाक़े की मुकम्मल तहकीकात करवाई जाए। ईरानी सदर नए सुप्रीम लीडर मुश्तबा खamenei की पैरवी के लिए तैयार हैं। ईरानी पासदारे इनकलाब। पाकिस्तान में पेट्रोल और डीजल 55 रुपये महंगा। PSX में शदीद मंदी, 100 इंडेक्स में 13,000 से ज़ायद पॉइंट्स की कमी। पाकिस्तान की सऊदीया से 10 साल के लिए $5 अरब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाकर ऑयल कंपनीज को पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाकर ऑयल कंपनीज को फ़ायदा पहुंचाया गया है। मुफ्ताज इस्माइल। पख्तूनख्वा सरकारी महकमों में मीटिंग्स 100% वर्चुअल होंगी, 50% वर्क फ्रॉम होम नाफिज कर दिया गया है। हमारे साथ इस वक्त स्टूडियोज़ में मौजूद है जी मुस्तफ़ा कमाल पाशा साहब, जो कि सीनियर तजिया निगार हैं। उनके साथ मौजूद है जी खान बहावल इसहाक बलोच साहब, जिनका ताल्लुक़ पीपल्स पार्टी से है। और उनके साथ मौजूद है जी मलक परवेज़ अम्मी साहब, जो तहरीके इंसाफ से हैं। और सबसे आखिर में है जी राजा खुरम शहजाद साहब, जिनका ताल्लुक़ मुस्लिम लीग नून से है। मुस्तफ़ा साहब, सबसे पहला मेरा आपसे सवाल ये है कि ईरान की सूरत हाल हमारे सामने है। मुस्लिम ममालिक में भी जहाँ जहाँ अमेरिकन अड्डे थे वहाँ पर उन्होंने भी धमाके किए। उनका जो हाल है इस वक्त, स्कूल्स पे अटैक किए जा रहे हैं ईरान में, मुख्तलिफ जगहों पर ऐसी जगहों को निशाना बनाया जा रहा है जो शायद जंगों में भी उनकी इजाज़त नहीं है। ये सूरत हाल हमारे सामने है। एक सुप्रीम लीडर को शहीद कर दिया गया और कल उनके नए सुप्रीम लीडर आ गए हैं। अब इस सूरत हाल में आपको क्या लगता है कि आखिरी अज़ाइम क्या लग रहे हैं, अमेरिका क्या चाह रहा है इनसे? बहुत शुक्रिया मोहतरमा। बात यह है कि मशरक़ वस्ता के अंदर जो सबसे बड़ी अस्करी क़ुव्वत थी वो मिस्र थी, ये याद रखिएगा। 67 की वॉर के अंदर जब मिस्र को इसराइल ने शिकस्त दी तो मिस्र के सदर से एक सहाफ़ी ने सवाल पूछा कि यार आप तो इतनी बड़ी ताकत थे तो आप जंग हार गए, क्या हुआ? तो मिस्र के सदर ने कहा कि हम इसराइल से तो लड़ सकते हैं, अमेरिका के साथ नहीं लड़ सकते। ये 67 से 26 तक जो है ये 59 साल का अरसा है। इस अरसे के दौरान इसराइल ने अमेरिका के साथ और दीगर ईसाई मगरबी ममालिक के साथ मिलकर अरबों की हर ताकत को, अरबों की हर मुज़ाहमती क़ुव्वत को मलिया मेट कर दिया। ईरान को ख़त्म करने से पहले ये जो जंग लगी है, ये पिछले साल जो अरबों की सबसे बड़ी मुस्तहकम मुज़ाहमती क़ुव्वत थी हमास, उसका तिया पांचा किया इसराइल ने। लेकिन हमास ने मुज़ाहमत करके ये साबित किया कि इसराइल इतना बड़ा बदमाश नहीं है कि ये हर एक पर फतह पा सके। ईरान ने इससे एक कदम आगे बढ़ के साबित किया कि इसराइल इतना बड़ा बदमाश नहीं है कि ये हर एक को मारता रहे, बल्कि इसको मारा जा सकता है। आज 10वां दिन है तो ईरान जिस अंदाज के अंदर मुज़ाहमत कर रहा है और वो इसराइल और अमेरिका और उसके इत्तेहादियों की जो मुत्तहिदा क़ुव्वत है उसका जिस अंदाज के अंदर मुकाबला कर रहा है वो बहुत काबिल तहसीन है, इसमें कोई शक नहीं है। ईरान को मैं आपकी वसातत से आपके नाजरीन को ये बताना चाहता हूँ कि ईरान को 3 चीज़ों पर बरतरी हासिल है। पहली बात तो ये है कि ईरानी एक कौम है, वो मुसलमान बाद में हैं, वो पहले ईरानी हैं। ये चीज़ उनको कुव्वत देती है। दूसरी उनकी जो कुव्वत है वो ये है कि वो शिया मसलक से ताल्लुक़ रखते हैं। 70 या 80% आबादी जो है वो शिया के एक ही मसलक से असना अशरी ग्रोह से ताल्लुक़ रखती है और वो अमलन नाफिज है। असना अशरी की जो तालीमात हैं वो मुकम्मल तौर पे 79 के बाद खुमैनी साहब के इनकलाब के बाद वो ईरान के अंदर नाफिज है। उसने भी ईरानी कौम को एक बड़ी पोटेंट कुव्वत, मुत्तहिदा कुव्वत बना दिया है।
तीसरी बात जो ईरान को मजबूत बनाती है वो ये है कि ईरान जो है वो खित्ते का सबसे बड़ा ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री है, तो इस हवाले से ऑयल की दौलत से माला माल होना जो है वो उनको एक कुव्वत देता है। तो ये तीन जो फैक्टर हैं उन्होंने ईरान को एक बड़ी मौसर और मजबूत कुव्वत बना रखा है। हैविंग सेड दैट, लेकिन अमेरिका और इसराइल की मुत्तहिदा कुव्वत को, अस्करी कुव्वत को शिकस्त देना शायद ईरान के बस की बात नहीं है। ये बात हमें बड़ी जज्बा अपनी जगह पर, पॉजिटिव फैक्टर्स अपनी जगह पर, और वो जिस अंदाज के अंदर, जिस बहादुरी के साथ वो लड़ रहे हैं और वो इसराइल पर हमलावर हो रहे हैं और अमरीकी जो मुफादात हैं उनको निशाना बना रहे हैं, वो हम उन्हें सल्यूट करते हैं। लेकिन हकीकत ये है कि अमरीका और इसराइल ईरान को कुचल कर रख देंगे, इसमें कोई मुझे जरा सा भी इबाम नहीं है। और अरब जो है उन पर हलाकत है, हलाकत तारी हो चुकी है कि वो अपने आप को अबनाउल अरब कहते हैं। पैन अरबिज्म जो है उन्होंने अपने अंदर जो है उसको फरोग दिया हुआ है, अरबियत को, और वो उनकी कुव्वत अरब नेशनलिज्म नहीं है, उनकी अरबों की कुव्वत जो है वो इस्लाम है, जिससे वो कोसों दूर जा चुके हैं। और इसराइल जो है वो 2000 साल से वो इस बात की प्लानिंग कर रहे हैं कि उन्होंने किस तरह अपने आप को बचाना है और किस तरह उन्होंने ग्रेटर इसराइल तामीर करना है। और मुझे इस बारे में कोई शक नहीं, तारीख के तालिब इल्म के तौर पर, कि वो ग्रेटर इसराइल बनाने के रास्ते के अंदर आने वाली कोई भी रुकावट है उसको मलिया मेट करते रहे हैं, मलिया मेट करके रख देंगे। अच्छा सर, सवाल मेरा ये है कि ग्रेटर जो इसराइल बना रहे हैं लोग, इसमें तो जो नक्शा इन्होंने शाया किया है उस पर तो पाकिस्तान का भी नहीं, पाकिस्तान नहीं है ये, बिल्कुल ये पाकिस्तान के जो दुश्मन है कि जी साड़ी वारी है, ऐसी बात नहीं है। ग्रेटर इसराइल का जो नक्शे में जो उन्होंने नहीं, उस नक्शे के अंदर जो 4 ममालिक आते हैं और वो 48 में जब से इसराइल बना है वो उस नक्शे के मुताबिक फतूहात कर रहे हैं और अपना जुग्राफिया बढ़ाते चले जा रहे हैं। और ये जो बार बार लोग कह रहे हैं कि लो जी इस तो बाद साड़ी वारी है, ये पाकिस्तान की दुश्मनी के अंदर ये लोग बातें करते हैं। पाकिस्तान एक एटमी ताकत है और पाकिस्तान की क़यादत ये कह चुकी है कि पाकिस्तान की फौज दुनिया की 5वीं बड़ी फौज है, पाकिस्तान की एयरफोर्स दुनिया की 3री आला एयरफोर्स है, और पाकिस्तान 5वां बड़ा आबादी के लिहाज से मुल्क है। पाकिस्तान की जो माशी ताकत है वो 350 अरब डॉलर की पाकिस्तान मईशत है। कोई खाला जी का वाड़ा नहीं है कि इसराइल जो है वो उस तो बाद साड़ी वारी है। और पाकिस्तान के जो हमारे क़यादत है वो कह चुकी है कि हमारे हाथ के अंदर न्यूक्लियर बटन है और जब जरूरत पड़ेगी तो हम उसको दबा देंगे। और ये कोई नारा नहीं है, ये पिछले मई के अंदर जो दुनिया की सबसे बड़ी मुशरिक कुव्वत ने पाकिस्तान पर हमला किया था, हिंदुस्तान ने, तो क्या इसराइल की उसको पूरी फौजी मदद हासिल नहीं थी? तो पाकिस्तान ने, पाकिस्तान की अफवाज ने, पाकिस्तान की कौम ने उस कुव्वत का, हिंदू और सेहूनी मुश्तरका कुव्वत का क्या असर किया? तो इसलिए ये पाकिस्तान को के अवाम को डीमोरलाइज करने के लिए कहा जाता है कि लो ये इस तो बाद पाकिस्तान की वारी है। मगर सर मेरे जहां तक मैंने सुना है ना कि ये जो ग्रेटर इसराइल है ना, इस मैप में पाकिस्तान का नक्शा भी शामिल है। आई डोंट नो कि ये कौन सी। मैडम, ये जो यहूदियत है, सहूनियत है, मेरा ये टॉपिक है, मैं इस पर 20 साल से काम कर रहा हूं, मेरी किताबें भी शाया हुई हैं। उस नक्शा वाजे है, उसके इलाके बिल्कुल वाजे हैं, उसमें पाकिस्तान दूर दूर तक नहीं है, उसमें उर्दन का इलाका शामिल है, सऊदी अरब का कुछ इलाका शामिल है, शाम का इलाका शामिल है, इराक का इलाका शामिल है, और जो बाकी इलाके शामिल होने थे वो ऑलरेडी इसराइल उन पर कब्जा कर चुका है। ये डॉक्टर इसरार साहब ने बताया इन सब नेशंस के बारे में कि इन सबको फतह कर लिया जाएगा। जी जी, और वो इसराइल भी कहता है, उस नक्शे के अंदर उन्होंने बताया हुआ है कि ये ग्रेटर इसराइल का नक्शा है, और वो 48 से उस नक्शे के मुताबिक उन इलाकों पर कब्जा कर रहा है और वो कामयाबी से कर रहा है। और इसके बारे में डॉक्टर इसरार साहब तो खैर अल्लाह उन्हें गरीब की रहमत करे, बहुत बड़े कुरान के वो स्कॉलर थे। तो मैं तो एक तालिब इल्म के तौर पे भी आपको बता रहा हूं कि इसराइल जो है वो ग्रेटर इसराइल बनाकर रहेगा और बना रहा है, और कुरानी आयात के मुताबिक अरबों पर जो है वो हलाकत आनी है और वो आ रही है।
जी इसहाक साहब, आप क्या कहेंगे इस बारे में कि जब के उन्होंने उनके ईरान के सुप्रीम लीडर को भी शहीद कर दिया, उसके बाद अभी भी अगर रजीम चेंज करने की बात होती तो शायद ये वॉर खत्म हो जाती, मगर ये सिलसिला चल रहा है, बल्कि अब मुझे लग रहा है ज्यादा शिद्दत से जवाब आ रहा है। क्या कहेंगे आप इस बारे में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। मैं अपनी बात का आगाज़ एक शेर से करूँगा। दुनिया के सब यजीद इसी गम में मर गए, दुनिया के सब यजीद इसी गम में मर गए, सर मिल गया हुसैन का मगर बैत ना मिली। देखिए, आयतुल्लाह खामनाई साहब और उनके ख़ानदान ने जो कुर्बानी दी है, और ईरान का जो मौक़िफ़ था, आपको याद होगा पिछला जो आपका प्रोग्राम था जब आपने मुझे यहाँ पे बुलाया, जो हमारे बाकी मेहमान थे उन्होंने मेरी बात से इत्तफाक नहीं किया था। उस वक़्त ये ईरान और अमेरिका वाला जो सिलसिला था जंग का, ये शुरू नहीं हुआ था, तो उन्होंने ये कहा था कि ईरान जंग शुरू होने से पहले ही कोई ना कोई सेटलमेंट की तरफ जाएगा, जबकि मेरा ये बज़ाहिर तो सर यही नजर आ रहा था, ईरान भी यही सोच रहा था कि अभी बात वो सेटलमेंट की बात हो रही थी, ईरान तैयार था सेटलमेंट के लिए। ये तो बदनीति की अमेरिकियों ने और सेउनियों ने कि हमला कर लिया, ईरान तैयार था सेटलमेंट के लिए। ईरान, जिस तरह पाशा साहब ने बात की, ईरान और पाकिस्तान में मैं समझता हूँ एक फ़र्क है। वो फ़र्क खुद मुख्तारी का है कि जो महमूद अहमदी नयाद साहब जब प्रेसिडेंट थे ईरान के, तो एक सहाफ़ी ने उनसे सवाल किया था कि आपका मीडिया आज़ाद नहीं है, आपका सिर्फ एक सरकारी चैनल है जो पूरी दुनिया में चल रहा है, तो आपका मीडिया आज़ाद नहीं। तो उन्होंने जो जवाब दिया था वो ओवरऑल उनकी पॉलिसी का एक जवाब है। उन्होंने कहा था कि ये मेरा मुल्क है, इसकी पॉलिसी मेरी आवाम ने तय करनी है, आपने तय नहीं करनी, हम एक खुद मुख्तार मुल्क हैं। तो जब एक गैरतमंद कौम और एक गैरतमंद मुल्क, उसके खिलाफ कोई भी बात की जाती है या इस तरह से लोग सर जोड़ते हैं, जिस तरह अमेरिका और इसराइल ने जो अपना स्टांस लिया है, तो उसमें गैरतमंद कौम इसी तरह से जवाब देती है। फिर उसका रिजल्ट क्या आता है, ये बात की बात है। तो ईरान ने जो है अपने गैरतमंद होने का सबूत दिया, और अमेरिका और ईरान को, इसराइल को जो वसाइल के मुताबिक नहीं, वसाइल से हट के अपनी गैरत के मुताबिक जवाब दिया है। और जो अब आजकल जिस तरह से रात को जो वहाँ पे हुआ ईरान में, जो कुछ ठीक है कि जिस तरह से बात की पाशा साहब ने कि ईरान को उसका एक भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है, लेकिन ईरान ने इस सारे तनाजुर में जो अमेरिका और इसराइल का जो चेहरा था वो पूरी दुनिया पे बेनकाब किया है। नहीं, वो तो मैंने पहले भी कहा कि ईरान ने जिस तरह की मुजाहमत शो की है उसको काबिले, यानी हमारे सब मुसलमानों के लिए काबिले फ़ख्र है, फख्र है ये। उसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है कि ईरान ने, हमास ने ये साबित किया कि मुजाहमत की जा सकती है। बिल्कुल, ईरान ने ये उससे एक कदम आगे बढ़ के साबित किया कि मुंह तोड़ जवाब दे के जवाब दिया जा सकता है, ये इसमें कोई शक नहीं। मलिक साहब, आप क्या कहेंगे इस बारे में कि हालात जो है वो समझ नहीं आ रहे? 3 लीडर्स का इंतखाब किया गया था, जिससे की सबसे ज़्यादा मुखालफत थी, उनको हलफ बर्दारी करवा दी गई है, उनको सुप्रीम लीडर बना दिया गया है। ईरान अपनी जगह पे कायम है, अपने फैसलों पे कायम है। आपको क्या लगता है कि अब अमेरिका क्या करने वाला है और क्या चाहता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले तो आपका और आपकी पूरी टीम का शुक्रिया। लेकिन दो मेरे मुअज़्ज़िज़ दोस्तों ने बात की है, ईरान हमारा पड़ोसी मुल्क है और हमें कोई ऐसी कमज़ोर बात नहीं करनी चाहिए जिससे उसके इस वक्त जिस काज के लिए वो लड़ रहा है उसको नुकसान पहुँचे। हमारी एक तारीख़ है, यहाँ 2 मुल्क इकट्ठे हैं जो ईरान के ऊपर हमलावर हैं, अमेरिका और इसराइल। ये आपके पड़ोसी मुल्क में हमारी अभी हाल ही में ईरान के पास तो मिज़ाइल हैं, ईरान के पास पेट्रोल है, ऑयल है, सारा कुछ। अब नया हरमुज़ जैसा रास्ता वो बंद करके बैठे हुए हैं। ये आपके पड़ोस में अफ़गानी थे, नेटो के 40-45 ममालिक थे और बिल्कुल निहत्ते थे वो। मैं एक आपसे वाक़या शेयर करूं कि 2016 में हमारे एक मेजर साहब हैं रिटायर्ड आर्मी के, तो उनसे इस्लामाबाद में मेरी एक मुलाकात हुई। तो उस वक्त जंग लगी हुई थी ये नेटो की, और उसके 2 साल 2.5 साल बाद जाके वो कोई दूसरी साइड पे गए। तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा मेजर साहब आप वो 6-7 साल वहाँ लगा के आए अपनी ड्यूटी के दौरान, तो मैंने उससे सवाल किया कि ये जो क्या बनेगा ईरान नेटो जंग का। तो उसने एक बात की मेरे सामने, उसने कहा कि अफ़गानियों के पास कुछ नहीं है सिवाय ईमान की ताकत के, और 1400 साल की तारीख़ है कि हमेशा ईमान वालों ने साजो सामान वालों को शिकस्त दी है। बड़ी ये मीनिंगफुल बात थी, और वही हुआ कि 20 साल बाद वो नेटो, वो जहाज़ों के ऊपर बैठ के लोग भागे। हमें ये कमज़ोर बात नहीं करनी चाहिए कि अमेरिका इसराइल, हमारे हम मुसलमान हैं, हमारी एक तारीख़ है। अब जंग बदर ये अभी कल के दिन को गुजरी है, 17 रमज़ानुल मुबारक को, इतना मुक़द्दस दिन। हमें अपने बच्चों को वो पढ़ाना चाहिए कि 1000 के मुकाबले में इमामुल अंबिया, खातिमुल अंबिया, खातिमुल मौसूमीन जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 313 ला के खड़े किए।
किसी के हाथ में छड़ी थी और किसी के हाथ में टूटी हुई तलवार थी। देखें, आप सामने तो आए, खड़े तो हों। बदकिस्मती ये है कि जैसे पाशा साहब ने बात की, ये को पहली ईरान अरबों के साथ या फारसियों के साथ जंग नहीं हो रही इसराइल की। 1948 से लेकर 6-7 तो बड़ी मेन जंगें हो चुकी हैं। हुआ ये है कि रेवोल्यूशन ईरान के बाद ईरान ने कुछ ये जो प्रॉक्सीज की पड़ोसी ममालिक में, उस वजह से जो हालात ख़राब हुए, आज ये है कि कोई भी इस्लामी मुल्क इंक्लूडिंग हमारे, मैं तो कल की कुछ खबरें सुन रहा हूँ, पता नहीं, हम शायद फिर एक वो जैसे अफगान वार में हम चले गए थे, फिर जाने की तैयारी कर रहे हैं, कि उन्होंने भी किसी से बना के नहीं रखी। पड़ोसी ममालिक से अभी पहले घंटे में ही हमला हुआ तो उन्होंने अरबों पे हमला कर दिया। भाई अगर ये चीज़ आपने देखनी है, थोड़ा सा हम, क्योंकि ये बड़ी सख्त बातें हैं लेकिन हकीकत है, क्या इराकी मुसलमान हुकूमत नहीं थी? तो सुन्नी हो या शिया हो, कोई भी हो, वहाँ पे इसी ईरान ने इसराइल और अमेरिका के साथ मिलके ईद उल अज़हा के दिन सदाम हुसैन को फांसी दी गई, और ईरान हमारा पड़ोसी मुल्क है, पूरे ईरान में उसका जश्न मनाया गया। अब वो एक पावर थी, वो ख़त्म हो गई। शाम, रूस, इसराइल, ईरान ने मिलके बशार अल असद के साथ 15 लाख लोग वहाँ मार दिए। ये अभी ख़त्म हुई ना जंग, जब वो लोग ज़मीन के अंदर बनी हुई जेलों से निकले हैं तो कई वो कैदी ऐसे तो ये सवाल करते थे क्या सदाम हुसैन आ गया है, कि हमें आज़ादी मिल गई है, शाम में सदाम हुसैन आ गए। इसका उससे अंदाज़ा लगाएं कि वो कम अज़ कम 20 साल पहले से वहाँ उन तहखानों में बंद थे, उनको पता ही नहीं था कि 2006 या 7 में सदाम जो है उसको फांसी दे दी गई। ये मामलात ऐसे हैं कि ईरान ने इस अपने जो खिता था, कम अज़ कम हम मुसलमान ममालिक, असल में वो जो डिवाइड एंड रूल का लॉर्ड मिकाले का जो फ़लसफ़ा है ना जी, वो लेके बैठा हुआ है हमें। जैसे उसने हिंदुस्तान को तकसीम किया और आज तक हम, बाद में आधा मुल्क हम दे बैठे 71 में बांग्लादेश बन गया, उसने अरबों को भी तकसीम किया। तकसीम करने के बाद फिर वो डिवाइड एंड रूल वाले फ़लसफ़े के ऊपर अब अरबों की क्या हालत है, वो मेरे ख्याल में तो चिड़ी मारने के काबिल नहीं रहे। ईरान ने तो चलो कोई, वो तो ईरान के मिसाइल का ही जवाब नहीं दे सकते, और वो टेक्नोलॉजी जो हमें बताई गई कि अरबों को अमेरिका ने दी है कि इंटरसेप्ट करेंगे मिसाइल को, वहाँ तो एक आखिर इंटरसेप्ट नहीं किया उसने। और अरबों को भी थोड़ी सी गैरत कर लेनी चाहिए कि जो अमेरिका यहाँ अड्डे बना के बैठा था, वो पहली रात जहाज़ पे यहाँ से न्यूयॉर्क पहुँच गए, इसराइल पहुँच गए, और एक मिसाइल ऐसा नहीं है ईरान से आने वाला जो रुका हो। ईरान की अपनी स्ट्रेटजी है, ठीक है, जंग है, जंग में ये चीज़ें वो बेहतर समझता कर रहा है। यही देखें ना, अगर एक ईरान के हवाले से मैं बात करूंगा कि ईरान ने बात की कि जनाब उन्होंने अड्डे दिए हुए थे। ये अभी हमारी भारत से जंग हुई, उससे साल पहले चहार बंदरगाह आपके गवादर से 70 मील दूर है, वहाँ से मेरे ख्याल में छोटे से छोटा रॉकेट आ जाएगा, वो आपने हिंदुस्तान को दे दी 100 साल की लीज के ऊपर। क्या वो पाकिस्तान के लिए ख़तरा नहीं? जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान की जंग हुई तो पाकिस्तान क्या ईरान में हिंदुस्तानी एम्बेसी पे मिसाइल मार देता, या बंदरगाह के ऊपर मिसाइल मार देता कि वहाँ ईरान में हिंदुस्तानी फौजी बैठे हुए? ये देखें, ये तहम्मुल से लड़ने वाली जंग है। अफगानियों ने भी 20 साल लड़ा है। हमारे पड़ोस में मेरी गाँव के साथ को 200 कनाल पे गंदम थी, जिसके ऊपर मैं गया तो तैयार गंदम के ऊपर लोहे की स्लेपें डाल के अमेरिका को वहाँ पे बना दिया गया, वो क्या होता है, रनवे, और वहाँ से वो जहाज़ उड़ाते रहे और उतारते रहे। और हमने रास्ते दिए, हमने अड्डे दिए पड़ोसी मुल्क के खिलाफ, हत्ता कि हमने उनका सफ़ीर गिरफ्तार करके अमेरिका के हवाले कर दिया। जो अभी एक बात हो रही थी कि हम तो पावरफुल हैं, हम पता नहीं क्या कर देंगे। हमारी अपनी एक तारीख है, हम तो 25-30 साल बाद अपना आधा मुल्क दे बैठे, और उसके बाद जो ख्वाजा आसिफ की तकारीर हमारी असम्बली में है वो हमारे बच्चों के लिए काफ़ी है। हमें कम अज़ कम, मैं समझता हूँ कि ईरान का जो माजी में किरदार रहा है उसको छोड़ दें। इस वक्त वो मुश्किल में है। अगर आज वो मारा जाता है ना वहाँ पे, तो मुझे बताएं अरबों के पास कौन सा मुल्क है अरब जो इसराइल के खिलाफ लड़ेगा या अमेरिका के खिलाफ लड़ेगा? वो तो वो मेरे ख्याल में वो सिवाय वो बिल्डिंग्स के और वो अमेरिकी सदर को सोने के जहाज देने के, उनके पास तो है ही कुछ नहीं। वो एक तस्वीर लेके बैठे हुए हैं, एक मिसाइल इंटरसेप्ट नहीं कर सके। तो अब तो ये जितने अरब ममालिक हैं उनकी जो हालत है वो तो पूरी दुनिया के, वो तो मैं कह रहा हूँ इसराइली पैदल जाके कब्जा कर ले वहाँ पे। तो हमें इस हवाले से कमज़ोर बात नहीं करनी चाहिए। राजा साहब, आप क्या कहेंगे? हमारे मेहमान ने कहा कि ये तहम्मुल से की जाने वाली जंग है, इसमें तहम्मुल के साथ जो है ना, बर्दाश्त के साथ चीज़ें जो है वो आगे चलेंगी। कहीं ना कहीं ईरान की भी बहुत सारी बातें उन्होंने कर दी हैं। आप क्या कहेंगे इस मामले में?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, मैं इस हवाले से सिर्फ एक बात ये कहूँगा कि उठ के अब बज़्म जहाँ का और ही अंदाज़ है, उठ के अब बज़्म जहाँ का और ही अंदाज़ है, मशरक़ व मग़रिब में तेरे दौर का आगाज़ है। हाफ़िज़ साहब इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह ताला उन्हें सेहत और ज़िंदगी दे, वो फील्ड मार्शल नहीं बने, वो बल्कि पूरी दुनिया में आलम इस्लाम के लीडर बने। और उन्होंने जिस तरह आबनाए हम्स के ऊपर से पाकिस्तानी झंडे को, अपने जो दुश्मन है ना उसको कभी कमजोर नहीं समझना देखिए चाहिए। वो मैं अभी उस तरह में आ रहा हूं, दुश्मन है ये, मकार दुश्मन है। ईरान के साथ पूरी दुनिया अमन के साथ बैठी हुई थी और यही सोच रहे थे कि आज कल मुफाहमत हो जाएगी, बात जो है ना वो खत्म हो जाएगी। देखिए वो मेरे भाई जिस तरह बता रहे हैं, तहम्मुल तो हर जगह पे जरूरी है, लेकिन उसके साथ स्ट्रेटजी भी होती है। अब इन्होंने जो मिसालें दी हैं वो बिल्कुल दुरुस्त हैं, लेकिन ईरान के हवाले से जो उसने वहां पे करीब के मुल्कों पे जो उसने वहां पे जो एक्शन लिया है, वो इस इंडिकेशन में लिया है कि वहां पे अमेरिका के जो अड्डे थे उनको निशाना बनाए जाने के हवाले से मुसल्लत की गई। अब मैं समझता हूँ पाकिस्तान ईरान को तनहा नहीं छोड़ेगा। ख्वाजा साहब का बयान हो या इसहाक डार साहब का बयान हो, पाकिस्तानी गवर्नमेंट जो है इस वक्त पाक फौज के साथ एक सफ़ा पे, एक पेज पे है। और ईरान ने जिस तरह उसका जवाबी हमला, उसका जवाब दिया, देखिए उन्होंने बड़ी शहादतें वहां पे हुई, उन्होंने जो भी वहां पे एक्सेप्ट करके अपनी कौम के हवाले से खड़े हो गए वहां पे। पाकिस्तानी अवाम और ये जज्बा जो है उनके साथ शामिल है। अभी तेल के हवाले से देखिए मुश्किलात हैं, अभी जो मसनूआत पे जो प्रेशर है, उसके बाद जो अन हालात पे वहां पे जो मामला बने हुए हैं, हमें तकलीफ है उस मामले में सारे, और पूरी दुनिया में इसका। अब देखिए अरब ममालिक में तकरीबन 2 लाख से ज्यादा जो अरब लोग हैं उन्होंने पाकिस्तान के लिए अप्लाई कर दिया है कि यहाँ पे वो आए, ये यूएई से, उसके बाद अबू धाबी से, वहां से ये जो रिकॉर्ड पे बात आई है। पाकिस्तान इस वक्त महफूज तरीन मुल्क है, इसके जो सारे मामला हैं उसको भी गवर्नमेंट को क्रेडिट जाता है, इनके अलायंस को क्रेडिट जाता है, पाक फौज को जाता है, इंडिया को जो मिसाल दी अफगानिस्तान। जी नोबल इनाम कहाँ जाए? देखिए नोबल इनाम नहीं, मैं बताता हूं, देखिए नोबल इनाम एक वक्तन फक्तन आपने मलाला यूसुफजई को दिया, उन्होंने जो एक्टिविटी की वो रिमार्केबल थी, वो एप्रिशिएटेड थी, वो उसने एक वक्त में आके वो काम किया। तो क्या अब हम हर जगह पे उसे लाइट लेके ले रहे हैं कि वो आए और काम करें? बच्चों के लिए एक मिसले राह बनी और हर बंदा वो करना चाहता है काम। इसी तरह देखिए नोबल इनाम के हवाले से मैं समझता हूं, आप देखिए बड़े वो क्या कहते हैं सऊदीया के हवाले से ट्रंप साहब कि आप बहुत बड़े किंग है, आपके पास बहुत पैसा है, मुझे पता है। देखिए उनकी सोच है कारोबार वाली। 540 अरब से ज्यादा जो उन्होंने वहां पे खरीदारी के हवाले से उसकी इंडिकेशन की। पाकिस्तानियों के पास, मुसलमानों के पास ईमान है, और ईमान जो है ना ये खरीदारियों से आगे होता है। ईरान तनहा नहीं रहेगा, चाहे जो भी यहाँ पे सूरत होगी, पाकिस्तानी अवाम साथ होगी, और हम लोग सफर करके भी जितनी मर्जी तकलीफ हो, पाकिस्तानी अवाम चाहे कोई भी पार्टी हो, कोई जमात हो, वो एक पेज पे होगी और है। बिल्कुल ऐसे। जी पाशा साहब, आप ये बताएं कि अब अजरबैजान का हमला, वो ईरान कह रहा है कि हमारे उस क्रेडिट पे नहीं है। ये जहां हमले पहले अटैक्स हुए, फिर उसके साथ तो कहते हैं ना घुन के साथ गेहूं भी पिसा जाता है। तब जो ये मामला चल रहे हैं, ये जिस तरह AI भी बहुत सारी चीजें आ रही हैं सामने, इस सब के मामलात को अब क्या उसको अलग अलग किया जाएगा कि ये ईरान ने किया और ये ना किया? क्योंकि अपने ही जो मुखालिफ हो जाएंगे तो फिर ये तो उनके अपने लिए मुश्किलात पैदा करेगा। अच्छा मैडम, एक बात मैं कहना चाहता हूँ, ये भाई साहब जो PTI के हैं, PTI के लोगों से आमतौर पे उम्मीद नहीं होती कि वो चज की बात करेंगे, तो इन्होंने बहुत खूबसूरत बात कही है, आई सैल्यूट हिम। इन्होंने एक जो रुख दिखाया है इस जंग का, वो बहुत अहम रुख है और बड़ा इल्मी बात इन्होंने की है, जो कि PTI के नुमाइंदे से आमतौर पे एक्सपेक्ट नहीं की जाती। तो आई सैल्यूट हिम फॉर दैट कि इन्होंने एक इल्मी बात की है। हैविंग सेड दैट, अच्छा बात ये है कि ये जो इसराइल है, ये बुनियादी तौर पे इस जंग को फैलाने की पॉलिसी पर अमल पैरा है, और ये जो अमेरिका जो चाहता है, आपको अगर याद हो खलीज की जो जंग हुई थी, तो उन्होंने सद्दाम हुसैन के जरिए कुवैत के तमाम जो ऑयल वेल थे उनको तबाह कर दिया था। क्यों भला? ताकि अमेरिकी कंपनियां दोबारा वहां पर आकर तो अपना कमाई कर सकें। यही काम अब अमेरिका चाहता है कि इधर हो, कि जितने तेल के कुएं हैं, रिजर्व्स हैं, और ऑयल की जो इंडस्ट्री है उसको इस तरह तबाह किया जाए कि अमेरिका के लिए, अमेरिकी मईशत के लिए दोबारा कमाई के रास्ते जो हैं वो खुल जाएं। पहली बात तो ये याद रखें। दूसरी बात, इसराइल जो है, सेहूनियत के जो हैं, ये 2000 साल से ये प्लानिंग करते रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 70 ईस्वी के अंदर
इनका काबा जो था, हैकले सुलेमानी, उसको तबाह कर दिया था और यहूदी जो थे उनको पूरी दुनिया के अंदर मुंतशिर कर दिया गया था। ये 2000 साल तक पूरी दुनिया के अंदर जलील और कमीने बनकर ये फैले रहे। 1948 में इन्होंने इन साजिश के जरिए ये इन्होंने एक रियासत हासिल की और अरबों के सीने पर ये खंजर की तरह इसराइल अच्छा की। पाशा साहब, हिस्ट्री, जब भी हम हिस्ट्री खोलते हैं, जब भी किसी मुसलमान को मारा गया या मुसलमान को तबाह किया गया, मक्कारी के साथ और अंदर के लोगों को मुलव्वस करके मारा गया। ये अब इस बार जो है वो आपको क्या लग रहा है, इस बार जो वही सिनेरियो बनाया जा रहा है? पहले तो हम समझते थे कि जो लोग कहते थे ना कि यार ये यहूदी साजिश है, तो कुछ लोग इसकी मुखालफत किया करते थे कि यार तुम लोग नालायक हो, ये यहूदी नहीं करते। ईरान के केस के अंदर तो अब आपको पता चल गया ना कि ईरान के अंदर जो ये सारी तबाही मचाई है इसराइल ने, अमेरिका ने, पिछली जंग के अंदर भी और इस जंग के अंदर भी, तो वो किन के जरिए हुई है? इसराइल के और हिंदुस्तान के जासूस थे जिन्होंने ये सारे काम किए और ईरान की जो क़यादत है वो सारी उन्होंने वाइप आउट कर दी। ठीक है, इसी तरह आप देखिए कि अब ये जो कुछ हो रहा है, अरबों को मुलव्वस करने के लिए इसराइल के एजेंट जो हैं वो ये खुद ही काम करके, अमेरिका के एक सेनेटर ने ये बात कही है जो ज़ायनिस्ट है, ज़ायनिस्ट क्रिश्चियन है, उसने कहा है कि इसराइल या अमेरिका को चाहिए कि वो मिसाइल मारकर मस्जिद अक्सा को शहीद कर दें ताकि उसका इल्जाम जो है वो ईरान पर लग जाए और ये मस्जिद अक्सा से हमारी जान छूट जाए। क्योंकि इसराइल ने जो ऐलान किया हुआ है थर्ड टेंपल बनाने का, उसकी बुनियादें जो हैं वो कहते हैं कि ये मस्जिद अक्सा को गिराकर उसके नीचे हैं। तो इसराइल चाहता है ये, लेकिन उसकी जरूरत नहीं हो रही कि ये मस्जिद अक्सा को गिराए। अच्छा जी जी, तो ये जो एक दूसरे के ऊपर मिसाइल मारकर, ईरान ने तो कह दिया था कि मैंने सऊदी अरब पे हमला नहीं किया, जो वो उन्होंने अरामको के उस पर मारा और उन्होंने कहा हमने ये नहीं किया। ये इसराइली एजेंट पकड़े भी गए हैं, हुकूमत सऊदी अरब ने पकड़ भी लिए हैं। तो ये जिस वाक़े का आप जिक्र कर रही हैं, क्योंकि इसराइल इस जंग को फैलाना चाहता है, वो नहीं चाहता कि ये जंग जल्दी रुके। क्यों वाला कि जितनी ये जंग तवालत इख्तियार करेगी, कमजोर कौन होगा? अरब, मुसलमान। ताकत किसको मिलेगी? इसराइल को। तो ये जिस वाक़े का आप जिक्र कर रही हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि ये इसराइल की जो डिसेप्शन की यानी धोखाधड़ी की जो प्लानिंग और पॉलिसी है, और ये कोई आज की नहीं है, सिंस लॉन्ग ये जब से इसराइल बना है तो ये डिसेप्शन की। मैं आप चलते चलते एक बात बता दूं, एक किताब है पान इन द गेम, लुई डुप्री ने ये लिखी है, पान इन द गेम। ये 60 की दहाई में ये शाया हुई थी किताब, बहुत मोटी किताब है। उसमें राइटर ने ये साबित किया है कि दुनिया के जो 7 बड़े वाकयात हैं, जिनमें इनकलाब फ्रांस भी शामिल था, ये वाकयात जो हैं इनके अंदर जो साजिशी एलिमेंट था सबके अंदर वो यहूदी थे। तो इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है कि यहूदी जो हैं वो साजिश के जरिए अपने मकासद को आगे बढ़ाने में यदे तूला रखते हैं, और इस जंग में भी उनकी ये जो सलाहियत है वो बड़ी फाइन तरीके से इस्तेमाल हो रही है। जी इसहाक साहब, इसका मतलब ये है कि 2 तरह की वॉर्स तो चल रही थी, इंटेलिजेंस बेस और मिसाइल और एटमी उसके थ्रू। अब ये जो मुनाफिकत वाली वॉर है, जो हमें शायद अभी फिलहाल समझ नहीं आ रही, आहिस्ता आहिस्ता जो हमारे आगे वाली नस्लें होंगी वो लिखेंगी कि इस वॉर में किस तरह मुसलमानों को आपस में इंतशार फैलाया गया। आपका क्या मौक़िफ़ है इस बारे में? देखिए, जो मुनाफिकत की आपने बात की है, अमेरिका का शुरू से स्टांस आपने देखा होगा कि जब ये थोड़ा सा इसको हिस्ट्री को आप देखें, जो रिसेंट एक जो इवेंट हुआ था पाकिस्तान और इंडिया की जो जंग थी, उसमें अमेरिका ने एकदम से जब इंडिया को हमने एक मुंह तोड़ जवाब दिया, तो जिस तरह से अमेरिका ने इंटरवीन किया, फिर जब पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान में जवाब दिया, जब वहाँ पे अमेरिका ने इंटरवीन किया, अब फिर ईरान के साथ जब इसराइल की जंग जो इससे पहले कुछ दिन पहले भी हुई थी, जब उसको इसराइल को नुकसान होते देखा, तो वहाँ पे जिस तरह से अमेरिका ने इंटरवीन किया, तो ये सारी की सारी चीज़ें, ये को मुनाफिकत अब से अयान ही हो रही है। अमेरिका ने हर मुकाम पे, हर स्टेप पे, किसी भी मुल्क के साथ जब भी इसराइल को या उसकी इत्तेहादियों को नुकसान होने लगता है तो वो खड़ा हो जाता है। उससे पहले वो बैक फुट पे होता है, जब वो नुकसान होता देखता है तो फ्रंट पे आके उनको बचाने की कोशिश करता है और दोबारा से वो वार किया जाता है उस पर। जिस तरह से आपने देखा ईरान और इसराइल की जब जंग हुई है, उसको जब ईरान हावी हुआ है तो उसको रोक दिया गया था, और वो इंटरवीन किसकी थी? वो ट्रंप की थी। जी मलिक साहब, आप क्या कहेंगे इस बारे में कि
ये एक मकाराना वॉर है। कहते हैं ना, हम लोग तो कहते हैं खुल के जैसे दुश्मनदारी करनी है सामने आके करें, मगर ये भी एक स्ट्रेटजी है, ये एक हिकमत अमली है जिसको इख्तियार करके एंड पे फायदा कोई और तीसरा बंदा ले जाता है। आप क्या कहेंगे इस बारे में? सबसे पहले तो मैं अपने एक दोस्त की बात पे, पाशा साहब की बात करूंगा कि मेरा जिस पार्टी से ताल्लुक है उसका लीडर ऑक्सफोर्ड का और लाइट ले यार, मैं भी लाइट ले। वो गवाह एक अच्छा कमेंट है, इसको आगे बढ़ाएं इस बात को। वो आपका लीडर जो है वो तो मक्के मदीने से आया, चले आगे। सर नहीं, मैं कोई ऐसी सख्त बात नहीं कर रहा। इतना अच्छा मौजूद चल रहा है, आप बिल्कुल गुफ्तगू कर रहे हैं, फिर आप वही पीटीआई वाली बात। सर मैं पीटीआई वाली बात तमाम लीडरशिप बाहर की पड़ी, बेनज़ीर भी देखें। मैं वही कह रहा हूँ ना, तो तंज जो है मेरा लीडर जो है वो गवाल मंडी में तो नहीं पला बड़ा, बहरहाल वो एक लीडर और बड़े बड़े लिखे पीटीआई की वो बात। अच्छा सर ये इधर आ रहे हैं ग्वाल मंडी, आप उधर नहीं जाने। नहीं रेलमेट नहीं किया मैं ग्वाल मंडी की बात छोड़ दें यार। अच्छा ग्वाल मंडी से 3 बार बना है, और पाकिस्तान अगर इस वक्त डट के खड़ा है और किसी की जरूरत नहीं है कि पाकिस्तान की तरफ नजर उठा के देखे, तो ये पाकिस्तान का एटम बम है जो दुश्मनों को दूर रखे हुए है, और उसके क्रेडिट के अंदर वो ग्वाल मंडी वाला ही शामिल है। वो डॉक्टर कदीर साहब का इंटरव्यू मौजूद है, सरकार ने भुट्टो भी शामिल है। मैं कहूं डॉक्टर कदीर साहब का इंटरव्यू भुट्टो भी शामिल है। डॉक्टर कदीर साहब इसके ऊपर मौजूद है। आप क्या करते हैं ग्वाल मंडी? सर मतलब क्यों बर्दाश्त नहीं है? मैं हैरान, मैं अकेला हूं, आप 3 लोग हैं। नहीं मैं आपके साथ हूँ, मैं आपके साथ हूँ। मैं आपको बताऊंगा कि ऐसी बात नहीं है। ये 10 दिन में देखो आपने कितनी मतलब गल की है। नहीं ग्वाल मंडी यार। अच्छा जैसी आपने बात की मैंने उसका जवाब दिया। अच्छा मलिक साहब मैं बताता हूँ। अच्छा बस मलिक साहब मेरे एटम बम दिता है कि पाकिस्तान इस वक्त डट के खड़ा है। पाशा साहब को पता है। अच्छा बात पता है कौम को। अच्छा बात छोड़ वाले को भी पता है वहां। बात सुने, दसो जी फटाफट जरा। कम से कम वो 50 के नहीं है। एप्स्टीन फाइल के अंदर ट्रंप के साथ नाम आया है। बिल्कुल नहीं आया। वाहिद आदमी है जिसका नहीं आया। एप्स्टीन फाइल के अंदर नाम है, वाहिद आदमी है जिसका नहीं आया। ये यहाँ पे बदबयानती हो रही है। बहरहाल कहानी चलाते जाना है। एप्स्टीन फाइल के अंदर नाम है, नहीं आया। मैं तस्वीरें हैं इमरान खान की। मैं पढ़े लिखे वहां पर जाकर बैठे हुए हैं। मैं आपको एक चीज बताऊं कि जो यहाँ से एक बनाया गया कि हमने इसराइल का क्या करना है। हमारा जो बानी था मोहम्मद अली जना रहमतुल्लाह अलैह, उसने इसराइल के बारे में कहा था कि ये एक नाजायज़ बच्चा है। और ये पिछले 3 साल से मैं देख रहा हूँ, 2.5 साल से जब से ये इम्पोर्टेड हुकूमत जहाँ मौजूद है, कि इसराइल का वजीर आज़म नेतन्याहू सारा हौसला कर लें। क्यों आप लोगों में वकील साहब आप बात करें फिर मैं नहीं करता। यहाँ आप देख लीजिए, आप टीवी पे। अच्छा मलिक साहब को मुझे भी जवाब देने दे जरा। बिल्कुल। पिछले 1.5-2 साल से एक ना लेवल प्लेइंग फील्ड बनाई जा रही थी। कुछ एंकर्स हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता यहाँ पे, जिनसे बाकायदा प्रोग्राम कराया गया इसराइल के हवाले से। यहाँ तक कहा गया कि वो इतनी बड़ी मतलब इंडस्ट्री है वहाँ पे, ये है वो है, उनके साथ कारोबार में क्या हर्ज है। उसके बाद आपने देखा होगा कि ये पिछले हफ्ते में भी फिर 1-2 प्रोग्राम हुए जहाँ पे हमने वो एक बोर्ड साइन किया। वो क्या है, हमास के खिलाफ जो पीस बोर्ड, गजा पीस बोर्ड। जी बिल्कुल, वो जो हमने साइन किया। उसके बाद नेतन्याहू की तस्वीर, वीडियोस और वो हमारे चैनल्स के ऊपर बाकायदा पीटीवी पे दिखाई गई, जो कभी भी नहीं हुआ ऐसा। एक मतलब तरीका वारदात है लोगों का इसके ऊपर बड़ा जो हमारा एक शक है वो यकीन में बदलता जा रहा है कि शायद ये अलायंस जो है हमारा, ये उसको तस्लीम करने जा रहे हैं इसराइल को। और मैं इस जो करंट सिचुएशन है इसमें भी देखें, एक ईरान का इतना बड़ा लीडर मारा गया। हमारी तरफ से हमारी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है ना, खुदा गवाह मैं हैरान हुआ, जो स्टेट की तरफ से एक सफ़ा है, ऊपर ईरान की के अंदर हमले की मजम्मत, अगले पैरे में बाकी ममालिक के ऊपर ईरान की हमले की मजम्मत। मतलब इतनी गई गुजरी प्रेस कॉन्फ्रेंस। हम एक एटॉमिक पावर मुल्क हमें बताया जा रहा है, हम एक एटॉमिक पावर मुल्क हैं। कम अज़ कम 1000-1200। आज मैं अभी शाम को ईरानी वजीर खारजा को सुन रहा था इसके ऊपर अल जजीरा पे, तो वो बता रहे थे कि एक स्कूल में 150 या 164 बच्चियां मार दी गई। 1000 के करीब उनके लोग वो हैं जो मर चुके हैं, और 12-15 हज़ार वो लोग हैं जिन बेचारों की हालत जो है वो नाजुक तरीन बताई जा रही है इन हमलों में।
उनके तमाम ऑयल रिफाइनरीज के ऊपर वो हमले कर रहा है, 200 कंट्रीज के ऊपर, शहरों के ऊपर, सॉरी, उसने कहा है कि वो हमारे हमले कर चुका है। तेहरान के मगर एक माजरत के साथ चीज में आपको मैंने अच्छा, अगर इजाजत दें मैं सर एक मिनट में मुझे सवाल करने थे, मुझे ये सवाल करना है कि अभी तो आप बड़ा बोल रहे हैं इस हुकूमत के ऊपर, मगर आपकी हुकूमत में आपके लीडर ने क्या कहा था? कश्मीर का झंडा कश्मीर का झंडा पकड़ने से छोड़ दिया। शुरू कर मैं जवाब देने के लिए बैठा हूं, अब मुझे सवाल तो करने दीजिए। अगर एक मिनट मुझे इजाजत दें। उसका इसराइल पे जो स्टांस है वो यूएनओ में खड़ा होकर कहा उसने, इमरान खान की तरह का स्टांस अगर किसी लीडर का है तो मुझे बता दो। उसने क्या कहा? 2 दिन पहले मरियम नवाज से एक लीडर ने, सहाफी ने सवाल किया कि अब भी आप ट्रंप को देंगी अवार्ड के कायल हैं कि उसको वो नोबेल अवार्ड दिया जाए? क्या उन्होंने जवाब दिया? उसके अलावा ये मेरा भाई बैठा है, बिलावल भुट्टो से सेम सवाल किया गया, ये इसी हफ्ते की बात है कि इसके बाद भी एक मुल्क के ऊपर हमले के बाद भी आपने ट्रंप को अवार्ड देना है। उन दोनों में जिनको मुस्तकबिल का वजीर आज़म कौम को बताया जा रहा है, सर क्या करें? उन दोनों में हिम्मत ही नहीं है, काबिल ही नहीं है, काबिल नहीं है, इनमें लीडरशिप क्वालिटीज नहीं है। अच्छा मैं एक मिनट एक सेकंड, मेरा सवाल राजा साहब की बारी, मुझे पता है। अच्छा मैं जरा रिकन का बता दूं, जिसने कश्मीर का झंडा पकड़ने से इनकार किया वो इनका लीडर किसने किया है? नहीं अब सुन लेना, अब सुन लेना, ये अभी 3 बंदे बोलते रहे हैं और अब मैं सुन और नहीं अब मेरा भाई सुने और हमें अच्छा मैं वही जिस ग्वाल मंडी की देखिए जिस ग्वाल मंडी की बात कर रहे हैं नहीं अब सुन लेना जरा। अच्छा देखिए 10 दिन का इल्जामात नहीं लगाने, आप कोट करें। अच्छा रेफर मुझे बताएं क्या आप क्या पूछना चाह रहे हैं? ये बताएं ना कि कहां पर कश्मीर का झंडा नहीं उठाया, रेफरेंस कोट कर दें। देखिए कश्मीर में जब ये इन्होंने कश्मीर के हिस्से पे जब वो वार हुई वहां पे, जब इनके पास इख्तियार था, इन्होंने ईरान की तो बड़ा दर्द इनको शुरू है, कश्मीर उन्होंने अपने हाथ से दे दिया था और उसके बाद आपने और क्या आप एक टांग पे देखिए आप एक टांग पे खड़े होके इतराज और तजाज करते रहे, आपको जरा फिक्र नहीं हुई और आप जाके कहते रहे कि आप इंडिया को हम जाके लड़ाई कर दे और 10 दिन का हमारे पास पेट्रोल नहीं। देखिए अब मेरा भाई साड़ी भी भेजे, हम नहीं भेजते रहे। देखिए आपने पिंकी को जिधर लगाया था, अभी बेटी की शादी का सूट कहां से इमरान खान देखिए एक सूट अभी किसने 6 करोड़ रुपए का सूट मंगाया? अच्छा मलिक बेटी की शादी पे 6 करोड़ का हिंदुस्तान। अच्छा सर ये जो हमारा टॉपिक ही नहीं है। अच्छा सर जी मेरी बात सुनिए, टॉपिक हमारा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट ही है। गुजारिश ये है, सच्ची बात कही है कि मरीम नवाज ने 6 करोड़ का सूट मंगवाया। बात ये है कि वो इमरान खान की तरह मुफ्त खोरी नहीं है, तो अरबपति बाप इसराइल से भी मंगवाया यार सुन मुल्क को लूट के अरबपति बाप की बेटी, वो एक कहते हैं बाप गरीब था, दूसरा कहते हैं जनाब अमीर था, नहीं है चाचे और बाप को ये पता कि हमारे एक कहते हैं अमीर बाप था, दूसरा कहते हैं गरीब था, अरबपति आ गए। अच्छा मुझे पता है अरबपतियों का राजा खुर्रम साहब ने क्या कहा, इन्होंने लेकिन मैं तारीखी एतबार से एक बात बता देता हूं में और अमेरिका में जिस वक्त जमाल साहब इसको बात सुनते हैं, जिस वक्त इसीलिए मैंने कहा कि इसराइल बनना था, कर रहे थे बुजुर्ग हैं, मैं इसलिए मना जी जिस वक्त इसराइल बनना था तो बेलफोर डिक्लेरेशन 1917 में जारी हुआ, जो इब्तिदा थी रियासत इसराइल के बनने की। तो जिस वक्त बेलफोर डिक्लेरेशन बरतानिया ने जारी किया कि यहूदियों के लिए एक रियासत कायम होनी चाहिए और हम उसकी मदद करेंगे, तो उस वक्त पूरी दुनिया से जो यहूदी हैं वो निखर के फ़लस्तीन की तरफ आने शुरू हुए और उन्होंने ज़मीनें खरीदनी शुरू की। वो पैसा जो है सारा वो रोथस्चाइल्ड ख़ानदान ने दिया था। ये तारीख है, मैं कोई सियासी बात नहीं कर रहा। जिस वक्त इसराइल बन गया उस वक्त इसराइल को कायम रखने के लिए अरबों डॉलर जो हैं वो रोथस्चाइल्ड ने दिए थे। अब सुन ले जरा मैडम, अब तीसरा टेंपल बनने के लिए जो उनका काबा तामीर होना है उसके लिए जो पैसा है वो रोथस्चाइल्ड दे रहा है। और रोथस्चाइल्ड कौन है आपको पता है? गोल्डस्मिथ जिंदाबाद रोथस्चाइल्ड है और उसकी बेटी के साथ इनके अजीम लीडर ने शादी की हुई है। ते नवाज शरीफ थे और मौजूदा हुकूमत जो है वो तो एजेंट है इसराइल की। बिल्कुल इमरान खान क्या है? नहीं है वो मेरा ना प्रोग्राम का वक्त जो है ना बिल्कुल खत्म हो गया। सर आपने कहा कि इमरान खान का जिक्र एब्सेंट फाइल्स में है, मौजूद है। मुझे उसके मेरे साथ ये हम इसी प्रोग्राम में कोट करेंगे, हम इसी प्रोग्राम मुझे देके जाएंगे, मैं इसी प्रोग्राम बिल्कुल जी बिल्कुल।
सर, आप तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त महदूद है, अभी बहुत सारी बातें थी, आए आप लोग भी बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो खामोशी से बर्दाश्त करके और सह गए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हमें जो भी मामलात हैं, इन तमाम मामला में तो हम बीइंग अ मुस्लिम हम साथ खड़े हैं, मगर सबसे पहली और असल बात यह है कि हम एक टेबल पर 4 लोग इकट्ठे नहीं बैठ सकते, तो फिर हम कैसे दुनिया को, अपने आप को दिखाएंगे कि जी हम कहाँ खड़े हैं। इसके साथ ही मुझे सना को इजाज़त, फिर मिलेंगे अगले प्रोग्राम में, तब तक के अल्लाह हाफ़िज़।